Assalamu alaikum, this is Aya Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026 and another exciting PSL game won by Multan Sultan against Quetta Gladiator. It was an easy victory for Multan Sultans and Quetta Gladiators have managed to secure a single win in this season of HBL PSL जिसके 22 साउथ शकील की कैप्टेंसी पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं. On the other hand, questions are also being raised on Fakhar Zaman future because Samin Rana has also spoke about this and it does not end here because Mohammad Rizwan has also made an unwanted record as a captain. So let's break it down all here. आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन. मुश्तबा, वेलकम टू द शो. थैंक यू ज़ारा. ठीक है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब जिनका आज जीटीवी के साथ और हमारे साथ पहला शो है. तो जीटीवी की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारे पैनल की तरफ से उन्हें भी खुशामदीद करती हूँ. सर, वेलकम टू द शो. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी. थैंक यू. ओके, तो गेस्ट से भी हम बात करेंगे लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं मैच समरी पर. मुल्तान सुल्तान ने आज टॉस जीता एंड पहले फैसला किया फील्डिंग का, जो कि हम देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी टीम्स हैं वो कुछ ऐसा ही फैसला कर रही हैं और ये फैसला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ क्योंकि 6 विकेटों से उन्होंने यहाँ पर विन सिक्योर की है और पॉइंट्स टेबल पर भी अपना कब्जा जमा चुके हैं. स्टीव स्मिथ ने शानदार परफॉर्मेंस का आज मुजाहिरा किया, 53 रन स्कोर किए. शान मसूद ने भी नॉट आउट 46 रन की इनिंग्स खेली एंड फरहान ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 32 रन उन्होंने भी हासिल किए हैं. तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो बाय मुल्तान सुल्तान और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी आसान किस्म की विक्ट्री थी बिकॉज जो उनकी प्लानिंग थी वही उनकी एग्जीक्यूशन भी नजर आई है. सो मुश्तबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो लास्ट सीज़न था वो भी बहुत अच्छा नहीं था इब्तिदा में, लेकिन मिडवे जाके उन्होंने एक विनिंग ट्रैक पकड़ लिया था. तो आप समझते हैं क्या इस सीज़न में भी कोयटा का अच्छा टाइम आएगा? जी बिल्कुल ज़ारा, जैसे बात करते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम है जिसका हम मुवाजना करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से. टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा मैच हारती है, थोड़ा सा लड़खड़ाती है और फिर जब टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर होने लगती है तो उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अपना पीक दिखा देती है और वहाँ से टूर्नामेंट में कम बैक करती है. और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी वो अभी तक तो कोई ज़्यादा मैचेस नहीं जीत पाई, लेकिन अभी टूर्नामेंट में क्योंकि आज सिर्फ 13 मैच था, अभी मजीद काफ़ी मैचेस पड़े हैं इस टूर्नामेंट में और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी अभी काफ़ी मौके हैं कि वो टॉप 4 में जगह बना पाए. और मेरे ख्याल से जिस तरह की टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इतना कोई बुरी टीम नहीं है. हाँ, कप्तानी की वाले से अगर मैं बात करूँ, सऊद शकील की कप्तानी पर आप जैसे बात करी थी, तो यकीनी तौर पर सऊद शकील जो है वो T20 मटेरियल तो है नहीं, उसको अगर कप्तानी भी दे दी गई तो इजाफी बर्डन, एक तो उसकी बैटिंग पर था पहले, अब उसको कप्तानी देकर एक इजाफी बर्डन भी दे दिया गया. बजाय कप्तानी सऊद शकील के किसी और को भी दी जा सकती थी, लेकिन खैर वो मैनेजमेंट का फैसला था और कोयटा ग्लैडिएटर्स में फैसले के साथ क्योंकि मेरे ख्याल से खुश नज़र आती है. पिछले भी टूर्नामेंट जो हुआ था, पिछला PSL, उसमें भी सऊद शकील ने कप्तानी की थी. देखना ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर कितना जल्दी अब कम बैक करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने मैचेस हार चुके हैं कि इससे ज़्यादा अगर वो मैच हारता है तो अब टीमें ज़्यादा हो चुकी हैं, 8 टीमें, उसमें से 4 आगे जाना है. ये तो उनकी खुशकिस्मती एक साइड में मैं कह दूँ कि जो नई टीमें हैं जैसे पिंडीज़ हो गया और हैदराबाद हो गया, वो अभी तक कोई मैच जीतने से कासिर है और अपनी वो जो डेब्यू जो दोनों टीमें हैं वो अभी मैच नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से कोयटा के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान है. लेकिन अगर यही कोयटा हैदराबाद या पिंडीज़ कोई मैच जीत जाती तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता कोयटा के लिए भी और दीगर टीमों के लिए भी. अभी कह सकते हैं कि कोयटा जो है वो टॉप 4 में जगह बनाने के लिए पोजीशन में ज़रूर है, बिल्कुल आउट इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा और आप देखना ये है कि कितनी जल्दी ये कम बैक करता है. ठीक है शाकिर, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं कोयटा के कम बैक के, जैसे मुश्तबा कह रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पर लैग कर रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखें, ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कोयटा का इस बार कॉम्बिनेशन माजी की निस्बत थोड़ा बेहतर था. आपने उस्मान तारक को लिया, आपने जो है वो अपने जो स्पिनर है इब्रार, उनको लेकर लग रहा था कि कच्ची टीम बनेगी. जिस तरह मुश्तबा ने बताया कि सऊद शकील शायद वो T20 मटीरियल लिया, लेकिन माजी की निस्बत मुझे इस बार अपनी उसकी जो अप्रोच थी थोड़ी सी वो बेहतर लगी है. उसका स्ट्राइक रेट माजी के टूर्नामेंट से बेहतर था इसमें, लेकिन वो भी वो कॉम्बिनेशन उस तरह से क्लिक नहीं कर पाया. इनिशियली ज़ाहिर है अब 4 मैच खेल चुके हैं जिसमें 3 वो हार गए हैं, तो उनके लिए अब गलती गुंजाइश निश्चित दे वाली पोजीशन आ गई है. उनको अगर वाकई उन्हें टॉप 4 में जगह बनानी है तो आगे उनको बड़ी
प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, एक नए कम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ेगा। अभी तक उनका वो क्योंकि इस बार टीम्स में बहुत सारे रिलीज़ किए गए प्लेयर, 2 टीमें नए आने की वजह से कम्बिनेशन ज़रूर टीम्स के डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन बहुत सारी टीम्स जो है वो रिकवर कर गई हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह कोयटा अभी वो रिकवरी फेज़ में चल रहा है, उसका वो कम्बिनेशन उस तरह से बन नहीं पाया जो जिस तरह की बाकी पुरानी टीम्स हैं उनका है। तो कोयटा इस वक्त सिर्फ पिंडीज़ और जो नई टीम है हैदराबाद उससे ही ऊपर है पॉइंट टेबल पर। तो अभी गुंजाइश है, बिल्कुल उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस है साउथ शकील का, साउथ शकील इज़ अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा कोयटा उस पर रिलाई भी इसलिए करता है कि वो उनका क्लब का प्लेयर है, जो उनके ऑनर हैं, उन्होंने उसको जिस तरह सरफराज को बड़ा अर्सा उन्होंने कैरी किया, अब वो साउथ शकील को कैरी करना चाहते हैं और एक टेस्ट क्रिकेटर को थोड़ा सा पुश करके T20 क्रिकेटर बना के उसको कैप्टन बनाया गया। अभी भी गुंजाइश है, इज़ अ वेकअप कॉल उनके लिए होनी चाहिए। एक बेहतर कम्बिनेशन के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ चले जाएं तो मेरा ख्याल है वो कम बैक कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। आज बहरहाल उनको थोड़ा सा ये सेटबैक जरूर था कि मुल्तान टॉस जीत गया। टॉस बड़ा क्रूशल हो रहा है आजकल PSL में, वैसे भी T20 में है, लेकिन इस बार को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो वो टॉस भी उनको जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया। होप नहीं हारनी चाहिए कोयटा के फैंस को, ना मैनेजमेंट को, कि अभी उनके पास वापसी की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, वापसी की तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मुश्तबा आपको लगता है कि गलतियों की गुंजाइश अब बिल्कुल भी नहीं है? और ये भी एक बात हो सकती है क्या, क्योंकि जाहिर है उनके जो कोचेस हैं वो भी चेंज हुए हैं, सरफराज भी अब टीम के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को? जी, जैसे अभी शाकिर भाई ने बताया ना कि जैसे वो टीम के कम्बिनेशंस टूटे हैं, तो अभी तक कोयटा उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई। सरफराज अहमद के जाने का जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कोयटा को हुआ है, क्योंकि सरफराज ने पूरी कोयटा जो ग्लैडिएटर्स थे उनको जोड़ के रखा हुआ था, एक कम्बिनेशन बना के रखा हुआ था। पहले वो खुद कप्तानी करते थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था कोयटा। पूरे जितना भी PSL टूर्नामेंट्स हुए थे, जितने भी PSL के एडिशन हुए थे, उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नज़र आती थी कोयटा की। लेकिन जब से वो अपने कप्तानी से गए हैं, फिर साउथ शकील कप्तान है, तो थोड़ा सा जो इनका कम्बिनेशन है वो ज़रूर ख़राब हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने दोबारा जोड़ लिया और एक मतलब फिर अच्छा परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। लेकिन इस साल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि 2 नई टीमें, जैसे अभी शाकिर भाई बता रहे थे कि टीमों के कम्बिनेशन टूटे हैं और नई टीमें, नए लड़के आ रहे हैं, नए खिलाड़ियों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। फिर जब नए लड़के आते हैं तो उनके साथ एकदम से आप नहीं कर सकते कि आप कहीं एकदम जाएँ मैदान में और मैचेस जीतने शुरू हो जाएँ। इस्लामाबाद टीम स्ट्रगल कर रही है, इसी तरह लाहौर की टीम जो है वो मुसलसल मैच तो जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वही तकरीबन वही खिलाड़ी थे जो पहले उनके साथ खेलते आ रहे हैं काफ़ी अर्से से। फिर उनका बॉलिंग लाइनअप ऐसा है कि उसमें पाकिस्तान के 2 प्रीमियर बॉलर हैं, हारिस रऊफ और शहीन है। फिर अच्छा, बॉलिंग लाइनअप की देखिए मुश्तबा, आप बात कर रहे हैं ना, तो बॉलिंग लाइनअप में उस्मान तारिक भी हैं, अबरार भी हैं, और बड़ा रिलाई भी इन दोनों पे किया जा रहा था, जैसे कि आप भी निशानदेही कर रहे हैं कि दोनों पाकिस्तान की मेन टीम में खेलते हैं, लेकिन आज दोनों ही विकेटलेस रहे हैं। देखिए, ये ऑफ डे तो किसी भी खिलाड़ी पे आ सकता है, और खूबसूरती ये है कि दोनों को एक ही दिन आगे इब्रार अहमद और उस्मान तारिक दोनों ऐसे बॉलर हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ्यूचर टीम का हिस्सा है और रहेंगे, अगर उनको किसी ने खेलने दिया और उनको ख़राब ना किया। जिस तरह इब्रार अहमद, और हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक वो सुफियान मुकीम होता था, उसको किसी एक प्लेयर की वजह से हमने उसको साइड पर कर दिया, उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जो है, उस्मान तारिक जिस तरह बातें कर, हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, पूरा T20 हमने देख लिया, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी, इसमें आपने देखा कि उसके लोग उसको तजर्बा करते थे कि कैसे उसका खेलना है। फिर हमने भारतीय टीम को भी देखा कि उस्मान तारिक के एक्सेंट को बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते थे कि किस तरह इसको खेलना है, क्योंकि वो जो स्लो आर्म उसका बॉलिंग एक्शन है, जो बॉल रुकता है, उसका जो पॉज लेता है, वो बड़ा मुश्किल होता है हर बैट्समैन के लिए कैरी करना। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की प्लेयर है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेले हुए हैं, तो वो काफ़ी बेहतर उनको खेल पा रहे हैं अभी। और मेरे ख्याल से ये फ़र्क है इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान टीम में, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से पहले खेल चुके, डोमेस्टिक भी खेला उन्होंने, पाकिस्तान यही खिलाड़ी जो है उनके साथ पहले खेल चुके हैं, तो उनको रीड कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इब्रार अहमद की, तो इब्रार अहमद बड़े इकोनॉमिकल बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से जब भी खेलते हैं। अब क्योंकि एक PSL में जब भी हमने देखा स्कोर काफ़ी बन रहा है, 200 220 रन, 180 रन नॉर्मल स्कोर है, तो एक आध ऑफ डे अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा शाकिर, आप क्या कहिएगा, क्योंकि उस्मान तारिक ने लास्ट 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 विकेटें ही हासिल कर पाए हैं, यही कुछ हाल अबरार का भी रहा है। ऑल दो आज तो हमने ये भी देखा कि फरहान ने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उनकी 9 बॉल्स फरहान ने फेस की और 26 रन बना दिया। आप समझते हैं जो मिस्ट्री वाला आंसर है वो कहीं खो रहा है? देखिए, फरहान का तो ओवर द ईयर्स आप देखें पिछले 2-3 साल से वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, डोमेस्टिक में
PSL में और फिर इंटरनेशनली भी उसने जो परफॉर्म किया है वो बड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है। और इब्रार और तारिक को उसने नेट्स में भी इतना ज़्यादा खेला है क्योंकि अभी वो टीम का भी हिस्सा था, तो उसके लिए तो उनको खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सब देखता हूँ कि स्मिथ कैसे खेलेगा उनको, लेकिन जिस तरह का उसके पास एक प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस है स्मिथ, मैं तो कहता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट का एक जाइंट है वो भी। और उसने जिस तरह से अटैक किया और वो जो अटैक पड़ गया उनको, और जिस तरह इब्रार को 2-2 ओवर्स में 16-16 रन पड़ गए, तो वो मुश्किल और फिर बहुत बड़ा टारगेट अगर आपका बोर्ड पे ना लगाओ तो फिर वो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अटैक किया रन चेस के लिए साहबजादा ने और स्मिथ ने, वहीं से मैच तकरीबन ले गए थे। आप पावर प्ले में अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने पावर प्ले में लगभग 45 से 47 रन किए थे और 2 विकेट्स उनकी गई हैं, जबकि चेस करते हुए जो चेस करते हुए मुल्तान सुल्तान की टीम थी उन्होंने पावर प्ले में आधा स्कोर कर लिया था, 80 प्लस स्कोर था उनका। तो मैच तो पावर प्ले में स्टार्ट के साथ ले गए और लेटर ऑन जिस तरह आपने देखा कि शान मसूद एक्सेप्शनल इस टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं। मुसलसल उनकी दूसरी एक अच्छी इनिंग्स थी अपनी टीम के तो लिए। यही रहा है कि शान मसूद शायद अब टेस्ट से T20 की तरफ जंप लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल, वो तजर्बा और एक प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस और फिर फॉर्म लगी हुई है, जिस साहबजादा की लगी है, शान मसूद की लगी है, तो उस फॉर्म का भी बड़ा फ़र्क पड़ा और बड़ा बासानी जिस तरह ये टारगेट चेस किया है मुल्तान सुल्तान ने। बहरहाल दो टीमों में जो फ़र्क है, माजी में हम देखते थे शायद 19-20 का फ़र्क होता था इन दो टीमों में, लेकिन आज के मैच में 19 और 1900 का मुझे फ़र्क लगा। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी हर लिहाज से मुल्तान सुल्तान की एज़ कम्पेयर टू जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर, और ये फ़र्क आपको फिर एंड ऑफ द डे रिजल्ट में भी नज़र आया। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए इस वक्त कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ गई हूँ, और वो सवाल बेसिकली ये भी है कि साहबजादा फरहान ने आज स्टीव स्मिथ को सिंगल लेने से मना किया, और सोशल मीडिया पर ये देखना में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया है मैं बाबर नहीं हूँ और मुझे डिक्टेट ना किया जाए। बाय द वे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर कई दाग लग गए हैं, जाहिर है वो हार के दाग हैं, लेकिन शायद वो भी यही सोच रहे हैं और घबरा नहीं रहे हैं, आगे देख रहे हैं, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि गहरे दागों से क्या घबराना, सर्फ एक्सल है ना। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो मुल्तान सुल्तान के हवाले से अब कहा यह भी जा रहा है कि विनिंग ट्रैक तो उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन एक चीज़ है जो काफ़ी नोटिसेबल भी है, और वो ये है कि उनके जो मैचेस हैं वो बैक टू बैक रख दिए गए हैं। कल भी मुल्तान सुल्तान का मैच है। तो मुश्तबा, कल मैंने प्रोग्राम के एंड में यही सवाल छोड़ा था, आपको क्या लगता है ये हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न एहतमाम है? देखिए, ये तो एक ऐसा स्केड्यूल है जो पहले से तय शुदा होता है कि किस टीम का किस दिन मैच है, तो बैक टू बैक मैचेस होना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपके बार बार मैचेस होंगे, जैसे अब कराची के मैचेस जो हैं वो उनमें तकरीबन 7 से 8 दिन का गैप है, जिसकी वजह से डेविड वार्नर और दीगर जो एडम जम्पावर है वो वापस ऑस्ट्रेलिया गए, और वापस जब अपनी टीम ज्वाइन करेंगे, जब उनका मैच होगा, तो इतना बड़ा गैप एक टीम को दे दिया कि दूसरी टीम को अगर बैक टू बैक मैचेस दे दिए, देखना तो ये जा रहा है कि ये गैप इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि वो बिल्कुल पहले से स्केड्यूल तय होता है कि किस टीम का किस दिन मैच खेलना है, किस दिन क्या रेस्ट डे होगा। तो ये चीज़ें मैं तो कहूँगा इत्तेफाक समझें इसको, इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ है नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें हम कहें कि इसमें बहस की जाए। मेरे ख्याल से बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, किसी दिन भी किसी टीम का मैच आ सकता है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा प्रशीद, लास्ट टाइम कोयटा ने काफ़ी इस पे पॉइंट रेस किया था, और उन्होंने कहा था कि बैक टू बैक मैचेस नहीं होने चाहिए, जाहिर है प्लेयर्स लथार्जिक हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान भी आगे जाके ये पॉइंट रेस कर सकता है शाकिर साहब? मेरा ख्याल है कोई इसमें देखें, प्रोफेशनल टीम्स हैं, सारे प्लेयर प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि जो भी सर्कमस्टांसेस आपको दिए जाएं आप उसको जो है वो उसके मुताबिक खेलें। ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई है, मुझे लगता है कि पुराना शेड्यूल बना हुआ था और ये मैचेस 4-5 शहरों में होने थे, वहाँ से उनको स्क्वीज़ किया गया 2 शहरों में, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है इस तरह की स्केड्यूल की, वरना शायद इतना वो फील नहीं होता। बहरहाल एक वेरी बिजी लीग के अंदर एक टीम को एक हफ्ते का बिल्कुल गैप देना, ये कोई थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता, ऐसा होना नहीं चाहिए था। रिदम टूट जाता है। जिस तरह उनके प्लेयर्स अगर कंसेक्टिव मैचेस होते तो वो कभी अपनी मैनेजमेंट को ना कहते ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कि हमें छुट्टी दी जाए, हम एक वीक अपना जो है फैमिली के साथ गुजार के आएँ। तो ये जो रब्त होता है ना, एक आपका एक कंटिन्यूटी है, वो जब टूट जाती है टीम्स का तो इसका नुकसान होता है। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान या कोयटा या जो दूसरी टीम है जिनके बैक टू बैक मैचेस हैं,
उनको प्रोटेस्ट करने के बजाय कराची को करना चाहिए कि यार मैं आपने बिल्कुल ही रेस्ट मोड में लगा दिया है, जिस तरह ना एरोप्लेन मोड पे उनका चला गया टीम, तो ये उससे प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोफेशनल टीम्स T20 मैच है, 20 ओवर्स का मैच मेरा ख्याल है कोई इतना मान ही नहीं रखता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप 20 ओवर का मैच जो है वो थक जाएं। आपको पता है टेस्ट 5 दिन का होता था और रोज़ आके खेलना पड़ता था मुसलसल 5 दिन, तो बैक टू बैक मैचेस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन टीम्स को, इस पर एतराज़ बनता नहीं है। अच्छा, ओके। तो मुश्तबा मुझे ये बताइएगा, बिकॉज काफ़ी कंपैरिजन्स किए जा रहे हैं, जाहिर है जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो उनकी बड़ी धूम होती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डेविड वार्नर ने कराची किंग्स को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में लीड किया है और कर रहे हैं। सिमिलरली मुल्तान सुल्तान्स के लिए कहा जा रहा है कि स्टीव स्मिथ के आने के बाद तो जैसे टीम में कहते हैं ना वो नई रूह फूंक जाती है, तो आपको भी कैसे ही लगता है? देखिए, स्टीव स्मिथ एक बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, उसने बड़ा सर्व किया है, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर T20 हो। T20 में उतना ज़्यादा उसको मौके नहीं दिए गए, शायद उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के पास कि उनको T20 में उस तरह ज़रूरत नहीं स्टीव स्मिथ की। लेकिन जितना बड़ा वो प्लेयर है, फिर उसका टॉप 4 में कंपैरिजन होता है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रॉय और बाबर आजम जो है, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनका रूट, इनके 4 ऐसे प्लेयर हैं जो स्टीव स्मिथ जिनमें इनका नाम आता है। तो इतने बड़े प्लेयर्स टीम में होना ऑब्वियसली मोराल बुलंद होता है। हम जब कहते हैं ना बाबर आजम की जिस टीम में होता है तो उस टीम का मोराल ऑटोमेटिक बुलंद हो जाता है, क्योंकि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स और अकॉर्डिंग टू द जो बाबर किंग्स फैन है उनके मुताबिक वो बाबर आजम जो है वो किंग है। तो अगर इतने बड़ा प्लेयर बाबर आजम के लिए कह सकते हैं तो इस तरह स्टीव स्मिथ के लिए भी कह सकते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं उनके साथ जो खेल रहे हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान लड़के हैं स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहे हैं, तो उनके लिए सीखने का बड़ा अच्छा मौका है। ये नहीं है कि आप सिर्फ देखें कि T20 खेल है तो T20 लीग है, उनके दीगर जो ऑफ द फील्ड भी जब वो प्रैक्टिस करते हैं या उनके साथ रहते हैं तो उससे भी काफ़ी सीखने को मौका मिलता है। और मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ का किसी भी टीम के साथ होना, वो चाहे PSL में हो या ऑस्ट्रेलिया टीम हो या किसी भी कोई भी टीम हो, XYZ जो भी टीम होती है, उसके साथ स्टीव स्मिथ का होना काफी फायदेमंद होता है और सूदमंद होता है, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बड़ा नाम है, एक बड़ा प्लेयर है और उसने अपने आप को दुनिया के हर बड़े मैच में साबित किया है। ठीक है। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे है शाकिर अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है, बिकॉज अगर फॉरेन प्लेयर्स को हटा के हम बात करें, जो तो मिन्हास ब्रदर्स हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। समीर मिन्हास ने कल ज़बरदस्त 70 रन्स की ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेली थी। आज अरफात मिन्हास ने भी 2 अहम खिलाड़ियों को आउट किया है। मतलब एक टाइम था 9 साल पहले जब PSL में ये लोग मैच देख रहे होते थे स्टैंड्स पे बैठकर, और आज न सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि अपनी टीम को जितवा भी रहे हैं। बिल्कुल एक एक्सेप्शनल एक जोड़ी आई है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं इन पे बात करने से पहले, जिस तरह आपने पहला सवाल किया मुश्तबा से कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है उनके आने से एक, जिस तरह आपने कहा कि स्मिथ या वार्नर ने एक नई रूप फूंक दी है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि बड़ा उनके पास एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन ये बात कह देना कि उनके आने से उन टीम को बहुत जान मिली है। कराची 10 साल से वो एक विनिंग यूनिट बना हुआ है, इसी तरह जो है वो मुल्तान सुल्तान भी एक अच्छी यूनिट बना हुआ है। उनको एक बनी बनाई टीमें मिली हैं और उसको उन्होंने पॉलिश करके अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि उन प्लेयर्स के आने से टीमें उठी हैं, तो एक नई टीम हैदराबाद भी है जिसके कैप्टन भी ऑस्ट्रेलियन है। लबुशान तो उनके तो एक मैच भी नहीं जीत सके। तो एक कम्बिनेशन जो बने हुए थे उनको ऊपर आके उन्हें ज़रूर उनको पॉलिश किया या उनकी प्लानिंग अच्छी की, ये ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं इसको शायद नहीं मानता, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें अपने, क्योंकि वार्नर की जहाँ तक बात है वो तो अब तो ऑलमोस्ट रिटायर्ड प्लेयर हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो लोकल टैलेंट है या अपने हमारे बड़े प्लेयर हैं उनको ज़्यादा मौके देने चाहिए। जहाँ तक आपने समीर की बात की, मैं समझता हूँ कि समीर मुझे ज़्यादा टैलेंटेड एक्सेप्शनल लगा एज़ कम्पेयर टू उसके दूसरे भाई से, क्योंकि उनको पहले भी मौके मिले हैं। लेकिन समीर का अगर आप पूरा देखें तो वो पूरा एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है। अंडर 16 वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे उसने परफॉर्म किया। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप, क्या एक्सेप्शनल उसकी परफॉर्मेंस रही है वहाँ से। तो वो एक उस फॉर्म को एक कंटिन्यू कर रहा है। और जब भी वो अभी आप PSL में जब उसे मौका मिला है तो बेहतरीन फॉर्म में, और जिस तरह का उसको प्रोटोकॉल दिया गया कल के मैच के बाद, वाले साहब तो उसके थे ही, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह उसको एक तरह का ऑन किया है, और जो उसको वो बूस्टर मिला है, और वो जो एक मैसेज गया कि शायद नियर फ्यूचर में वो कौमी टीम में आपको खेलता हुआ नज़र आए, तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि इस लड़के को प्री मैच्योर एक हाफ कुक जो है वो आप पेश करके कहीं ख़राब ना कर दें। और फिर नॉर्मली पाकिस्तान के क्रिकेट का अलमिया ये है कि यहाँ पर फ़िलासफ़र बैठे हुए हैं ऊपर लेवल पे, वो
एक नए रॉ टैलेंट को, जिसमें खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जो नेचुरल टैलेंट है, उसके अंदर इतने ऑपरेशन उसको कर देते हैं कि वो उसका अपना जो एक नेचुरल एसेंस है वो ख़त्म होकर अपनी फनकारियाँ जो उन कोचिज स्टाफ की होती हैं वो उसके अंदर थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो बस कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया वाली बात हो जाती है। और इससे वो बच जाए तो इस लड़के में एक्सेप्शनल टैलेंट है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल सर्किट में हाफ कोर्ट इस तरह ले जाएंगे तो शायद ये ज़ाया कर दें हम। अच्छा मुश्तबा, आपको क्या लगता है, बिकॉज फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कह रही हैं कि इनको टीम में होना चाहिए। सलमान बट भी प्रेस कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन वो साथ साथ कंसर्न का भी इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह समीर मिनाज को कोचेस से बचाए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुश्तबा? देखिए, अभी शाकिर भाई ने बड़ी तफसील से बता दिया कि अगर वो प्लेयर जैसे समीर मिनाज जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान टीम हो, अंडर 19 टीम हो, या फिर अभी PSL में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, फिर मोहसिन नकवी साहब का जो उनको अप्रिशिएट करना मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कदम था। बड़ा उनको बूस्टअप मिला होगा इस चीज़ से कि वो मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। लेकिन अभी जैसे सलमान बट ने बिल्कुल दुरुस्त, मैं तो कहता हूँ वैसे तो उनकी बातों से ज़्यादा इतफाक़ नहीं करता, लेकिन पहली दफ़ा शायद उन्होंने कोई अच्छी बात की है कि इस तरह के जो प्लेयर हैं समीर मिनाज, इनको पाकिस्तान जैसे कोचेस से दूर रखा जाए। इसमें कई ऐसे नाम हैं जिसमें सबसे पहला नाम तो होगा जो मैं जिनको समझता हूँ कि वो आकिब जावेद का होगा, क्योंकि आकिब जावेद के बारे में कहते हैं कि जो उनको पसंद होता है वो टीम में होता है, जो नहीं होता वो फिर पाकिस्तान में इंजर्ड करार देकर उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे पाकिस्तान में तो क्या फिर आकिब जावेद को बाबर और फखर भी पसंद नहीं है क्योंकि उनको भी वो इंजर्ड करार दे देते हैं? देखिए, बाबर को भी टीम में वापस लाना मजबूर था क्योंकि सोशल मीडिया का आपका काफ़ी था, वरना उसको भी ना लेके आते। अगर लाना होता तो उसको वनडे में रखते, वनडे में ड्रॉप करके T20 में वापस लाना, जिसके वो प्लेयर ही नहीं है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि वो उनको T20 से खुद साइड पे हो जाना चाहिए था। उसके ले आए फिर फ़खर जमान, एक तरफ कप्तानी करे नेशनल कप में, उनको कह रहे हैं कि वो इंजर्ड है। उस तरह फिर उनकी जैसे वो डाइविंग कैचेस आपने सोशल मीडिया पर देखा कि वो कैसे कैच पकड़ रहे हैं। फिर जितनी भी सारी चीज़ें आप देखें, जो प्लेयर आपको नहीं रखना होता टीम में, उनको हम कह देते हैं वो अनफिट हो गए, वो इंजर्ड है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में हमने देखी। बाबर आजम के बारे में भी था, बाबर आजम ने ट्वीट करके बता दिया वो कितने इंजर्ड हैं, नेशनल कप भी खेले थे फ़खर जमान। फिर उसके बावजूद इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से बनता नहीं था। आकिब जावेद साहब पहले वर्ल्ड कप से पहले कहते कि टीम सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ तो इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है मैं लूँगा, लेकिन जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक मैच तो हारा है, न्यूजीलैंड से मैच, अगर वो बारिश ना होती तो हम शायद सेमीफाइनल खेले। तो इतनी सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज देखते हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आकिब जावेद की बातें जो हैं वो दो मुख्तलिफ बातें रखती हैं कि एक वक्त में वो एक बयान दे रहे हैं, दूसरे वक्त में वो इंजर्ड करा देते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है। जैसे हम वर्ल्ड कप में कई अरसे से वर्ल्ड कप दूसरा राउंड नहीं क्वालिफाई कर, सेमीफाइनल नहीं खेल पाए, 5 तकरीबन टूर्नामेंट्स हो गए ICC के, हम सेमीफाइनल तक नहीं जा पा रहे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को नुकसान दे रही है और मेरे ख्याल से अगर इसी तरह चलता रहा तो हम आगे भी कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें पाकिस्तान टीम से। अच्छा, आपको भी लगता है शाकिर साहब के आकिब जावेद ही मेन कल्प्रिट हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में? और मेरा ख्याल है आकिब जावेद हैं, लेकिन आकिब जावेद को अपॉइंट करने वाले ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अगर मुझे या मुश्तबा को भी कोई कहेगा कि आप जाके टीम बनाएं और उसको खिलाएं, तो हमने भी ना तो नहीं करनी, ना हम खिलाना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि जो उनको मोहसिन नकवी साहब को अभी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट ऑपरेशंस वो खुद नहीं देखते। उन्होंने आकिब जावेद, वहाब रियाज, इन लोगों के हवाले किए रहे काफ़ी अरसे से। जब वो देखते हैं कि ये लोग जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे, इनकी पसंद नापसंद, नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म जो है वो टीम के अंदर जो है वो आ रहा है, और उसके रिज़ल्ट आपके सामने है कि आप कहीं पहले राउंड में फ़िनिश कर रहे हैं, कहीं दूसरे में फ़िनिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम जो कुछ अर्सा पहले तक टॉप 4 में फ़िनिश करती थी, फाइनल भी खेले हमने, सेमीफाइनल खेला, उसमें आखिर ये क्या उसका डिक्लाइन क्यों आया? तो ये अब आकिब जावेद या किसी और को मैं ब्लेम नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अपॉइंट करने वाले अब जिम्मेदार हैं, उनको अब देखना चाहिए कि जिनकी आपने असाइनमेंट लगाई है उन पे चेक इन बैलेंस आपका किया, आप उनसे क्या रिजल्ट ले रहे हैं। अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो एक रिसेंट पास्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त इंडक्शन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सरफराज अहमद की सूरत में एक सेंसिबल, बिल्कुल मेरिट पे काम करने वाला बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड को इंडक्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लोग आ रहे हैं उनको अब अथॉरिटी दें, उनको सिलेक्शन के फैसले करने दें। कल मैं देख रहा था कि
एक तो हमारे एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे होते एक बड़े चैनल ठीक पे है, राइटली सेड। और अब देखते हैं कि यूनुस खान आके क्या इम्पैक्ट डालते हैं, क्या चेंजेस टीम के अंदर आते हैं। अभी मुझे ब्रेक के लिए है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मुझसे नकवी साहब ने आज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास तलब किया था, उस पर उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ अहम फैसले किए हैं। और इसके अलावा यूनुस खान क्या पाकिस्तान पीसीबी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड मोहम्मद रिजवान ने भी एक अनवांटेड किस्म का दाग अपने ऊपर लगा लिया है। लेट्स सी कि वो इस दाग को धो पाएंगे या नहीं धो पाएंगे, क्योंकि कहते वो यही है कि बैक ऑफ द माइंड उनके यही चल रहा होता है कि गहरे दागों से क्या घबराना, सिर्फ एक्सेल है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू नाप। तो फ़खर जमान वाला इशू तूल पकड़ता जा रहा है। एंड द क्वेश्चन इज, विल फ़खर जमान गो टू द कोर्ट और नॉट, बिकॉज समीन राना हैज़ ऑल्सो स्पोक अबाउट इट। तो क्विकली चलते हैं मुश्तबा की तरफ। मुश्तबा, आज तो ये भी कहा जा रहा है ऑन द सोशल मीडिया कि जो सब्सटेंशियल एविडेंस था वो सिर्फ वही 3 सेकेंड का क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है। जी बिल्कुल, मैंने वो देखा है और मुझे लगता है कि वो 3 सेकंड, जैसे समीर राना साहब बता रहे हैं कि 3 सेकंड का उनके पास वो क्लिप दिखाया गया, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं दिया गया। तो बज़ाहिर चीज़ें फ़खर जमान जैसे उन्होंने अपने इस सज़ा के खिलाफ दोबारा अपील भी की थी जो कि मुस्तरद हो गई थी। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया और इस फ़ैसले को ज़्यादा एविडेंस नहीं दिखाया गया। जैसे समीर राना ने अभी कोट भी किया कि उनको सिर्फ एक वीडियो जो सिर्फ 3 सेकंड है जिसमें वो बॉल हाथ में पकड़ते हैं और जैसे हमने देखा सोशल मीडिया पे कि उनका एक नेचुरल स्टांस भी है कि वो बॉल को पकड़ कर ऐसे कई दफ़ा पहले भी हमने देखा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हमने देखा कि फ़खर जमान ऐसे बॉल पकड़ी और इसको इस तरह बॉल हाथ में पकड़ने से मेरे ख्याल से बॉल ख़राब होना बनता नहीं था। जिस तरह अंपायर ने इतनी जल्दी उन पर रिएक्ट किया और फिर उस पर जुर्माना भी हो गया, 2 मैचेस की पाबंदी भी हो गई। और जैसे फ़खर जमान का कैरियर, एक पूरा कैरियर, मैं कल भी बात बताया था आपको कि फ़खर जमान का एक पूरा कैरियर है जिसमें उनकी ईमानदारी की हर कोई गवाही देता है। जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, सरफराज अहमद हो गए या जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स रह चुके हैं, वो यही कहते हैं कि जब फ़खर जमान क्रीज पे खड़ा होता है, अगर बॉल हल्का सा एज हो या कुछ भी, अंपायर की उंगली खड़े होने से पहले ही वो खुद ही बाहर चला जाता है। तो इतना बड़ा जब प्लेयर फ़खर जमान जिस कैलिबर का प्लेयर है और जिस तरह की उसकी पूरा कैरियर हम देखा कि बगैर किसी निशानदेही के उससे कोई अभी तक ऐसा दाग नहीं था, जो कि हम हमेशा से कहते हैं कि उसके कैरियर पर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है। और फ़खर जमान भी इसी वजह से कोर्ट में जाने की बातें कर रहे हैं कि वो उनका जो कैरियर पर दाग है वो कहते हैं बाइज्जत तरीके से खेलना है, नहीं तो नहीं खेलना। अगर वो इस तरह पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान मैनेजमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो उनके कैरियर का नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन वो ये दाग उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी के बाद लगे कि बॉल स्पॉट फिक्सिंग में, एक बॉल टेम्परिंग में उनका नाम आया है। मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी में फैसला था, इस तरह का फैसला होना नहीं चाहिए था। उनके साथ दीगर प्लेयर्स भी मौजूद थे, उनको भी एक दफ़ा बुला के देख लिया जाता है कि आखिर सारा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है और हुआ क्या है। फ़खर जमान ने क्या बॉल टेम्परिंग भी की है या सिर्फ वीडियो में जो 3 सेकंड का वीडियो उसमें कितना आप साबित कर लेंगे, क्या साबित कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि एक तरफ फ़खर जमान को वनडे टीम का कप्तान भी बनाए जाने के इम्कानात नज़र आए थे, फिर वो वनडे कप्तान, करंट हमारा जो कप्तान है वो लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेल रहा है, उसी टीम में खेल रहा है। ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडे की तरफ नज़र भी आती है, लेकिन हाथमी फैसला यही है कि फ़खर जमान पे जो बैन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो 2 मैच की पाबंदी फेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इतना जितना बड़ा लेजेंड है फ़खर जमान, जिस तरह की उसकी पाकिस्तान की खिदमत है, इस तरह का जल्दबाजी में फैसला होना नहीं चाहिए था। अच्छा शाकिर साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि कहा भी यही जा रहा है कि फ़खर का जो करियर है वो बेदाग है और बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी भी ये राय है, लेकिन आपको लगता है कि वो इस हद तक जाएंगे कि अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कोर्ट ही चले जाएं? देखें, मैं इसको दूसरे निगाह से देखता हूँ। एक तो मैच को इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कोई डू एंड डाई मैच नहीं था, कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं था, एक लोकल हमारी लीग है उसका एक मैच था। तो इस तरह के मैचेस को जीतने हारने के लिए की इतनी अहमियत नहीं होती। अगर कोई इस तरह का बहुत ही क्रूशियल मैच हो तो हम सोचते हैं यार फ़खर जमान जैसा भी बंदा भी इस तरफ जा सकता है, कोई टेम्परिंग करे, कोई फायदा उठाए, ऐसा अच्छा लग नहीं शाकिर रहा। साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन देखिए मैच इंपॉर्टेंट था कराची किंग्स के लिए, इसीलिए उन्होंने रेफरी को जाके कंप्लेन की कि इनकी पॉकेट में शायद ऐसी कोई चीज है जो कि बॉल टेम्पर कर सकती है। मैं नहीं मानता कि ये मैच किसी के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट था। देखिए ना, बॉल टेम्परिंग करना एक बहुत बड़ा
रिस्क लेना होता है। एक बॉल है, जब बॉल की ग्राउंड में होती है तो आपको 2 दर्जन से ज़ायद कैमरे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, आपके एक एक अमल को जो है वो कैप्चर किया जा रहा था। और कोई डेब्यू वाला प्लेयर, कोई नया प्लेयर ये कर दे तो फिर भी माना जाए। फ़खर ज़मान का 10 साल से ज़्यादा का इंटरनेशनल करियर है, वो तकरीबन सारा PSL खेला है, वो एक तजर्बेकार प्लेयर है, उसके जहन में 100 बातें होंगी इस हवाले से कि वो किस तरह कैमरों के सामने ऐसी टेम्परिंग कर सकता है। लेकिन जो वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो में कुछ ऐसा जरूर लगता है कि उसका अंगूठा बॉल की तरफ जाता है और वो हरकत भी करता है, खुरचा जा रहा है। और जो ही जब बॉल वापस एम्पायर लेता है उससे और उसके बाद वो 5 रन जब पेनल्टी के देता है तो इसका मतलब है बॉल में कोई ऐसी तब्दीली एम्पायर ने देखी है जो फौरी ऑन ग्राउंड ने 5 रन दिए हैं। लेकिन जिस तरह से हर चीज़ जल्दी जल्दी में हो रही थी, ग्राउंड में एम्पायर ने उसे जल्दी जल्दी जो है वो बॉल लेके 5 रन पेनल्टी दे के, ये पहली FIR कट गई थी फ़खर ज़मान पे कि हाँ जी बॉल टेम्परिंग हुई है। उसके बाद जो हेयरिंग हुई, रोशन मानामा जो ICC के मैच रेफरी हैं, श्रीलंकन प्लेयर हैं एक्स, उन्होंने भी हेयरिंग करने के बाद ज़ाहिर उन्होंने फैसला दिया। अगर कंपेयर किया जाए ना ILT में हो जाए या IPL में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम सज़ाएँ नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि ICC मैच रेफरी पर यकीनन ICC का इन्फ्लुएंस है, ICC को ऐड करते हैं जेशा, तो उस तरह के कोई ताने बाने ज़रूर जुड़ते हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर जितना मैं फ़खर ज़मान को जानता हूँ और जो उसकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये उनके लिए बड़ा एक दाग लग गया उनको, उनके कैरियर पर। और पाकिस्तान का ब्रांड है PSL के अंदर बॉल टेम्परिंग साबित हो जाना और फिर सजा हो जाना, ये थोड़ा सा तकलीफ दे ज़रूर है एक फ़खर ज़मान के लिए भी, फिर ओवरऑल क्रिकेट फैन के लिए भी कि PSL पाकिस्तान का ब्रांड और इस ब्रांड में बॉल टेम्परिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि बाकी प्लेयर्स को इस वाक़े से सीखना चाहिए और इस तरह की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। बहरहाल अगर फ़खर ज़मान को ये पूरा हक हासिल है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनको इस सज़ा के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरी कनेक्टिविटी है थोड़ी बहुत, उससे ये लग रहा है कि फ़खर ज़मान इसको मज़ीद जो है वो आगे परसू नहीं करेंगे, बस यहीं पर ख़त्म होगा और ये दाग अब उनके साथ है। दाग उनके साथ है, लेकिन कोशिश मेरे ख्याल से वो पूरी करेंगे कि इस दाग को वो धो दें। मुश्तबा ये बताइएगा कि आज PCB की जो गवर्निंग बॉडी है उसका बेसिकली इजलास भी हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा दावा भी किया है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और PSL बहुत जल्द ही नंबर 1 लीग बनने वाली है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बनने वाली नहीं है। PSL नंबर 1 लीग है ऑलरेडी। हम अगर इसको दीगर लीग से कंपेयर करें तो हमारी PSL हमारे लिए एक बड़ा ब्रांड है। PSL का 11वां एडिशन है, बड़े बड़े नाम हमारे PSL में आ चुके हैं। फिर जिस तरह के मैचेस हैं टीमें भी हमने बढ़ा दी हैं, रेवेन्यू हमने जनरेट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा चीज़ें चल रही हैं हमारे ओवरऑल। अगर देखा जाए PSL को लेकर अब बड़े प्लेयर जो है जितने भी अभी देखिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के कितने बड़े हमारे पास बड़े प्लेयर इस वक्त हमारे PSL खेलने यहाँ पर आए हैं। एडम जैम्पा का बयान सुना, उन्होंने IPL को PSL पर तरजीह दी है। इस तरह कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL खेलने आते हैं। ये जीत जो है ये सिर्फ इस वजह से हमारी, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट का म्यार है वो IPL या दीगर लीग्स के निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो बड़ा डिफरेंट है। हमारा बड़ा एक अच्छा लीग होता है, बड़ा कंपेटिटिव मैच होते हैं, उसमें बड़ा जैसे कहते हैं ना IPL में हम देखते हैं कि वाइड बॉल के लिए भी 5 मिनट का वक्त कमी का मुझे सामना है। योर पॉइंट हैज बीन टेकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू। शाकिर साहब, जैसे कि मुश्तबा ने भी कहा कि PSL तो नंबर 1 लीग बन चुकी है, क्या समझते हैं कि IPL कहाँ स्टैंड करती है बिसाइड्स कंट्रोवर्सीज? देखिए, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, मैं समझता हूँ कि PSL किसी तौर पे भी किसी दुनिया की किसी लीग से कम नहीं है। IPL की बात करें तो IPL बैटर्स का पैराडाइज है, वहाँ बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। PSL एक ऐसी लीग है जिसमें बॉलर्स के लिए भी जान है, बॉलर्स भी यहाँ मैच जिताते हैं, ना कि सिर्फ 200, 250, 300 रन बन रहे हैं। तो कम्पिटिटिव क्रिकेट की अगर बात की जाए, मुकाबला जो अगर तगड़ा होता है, क्रिकेट सिर्फ बैटिंग का नाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तो PSL बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हमने IPL का मुकाबला करना है, वाकई नंबर 1 लीग बनना है, तो हमें इसके अंदर मेयार को भी बेहतर करना होगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना होगा और हमें ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा लीग के अंदर, ताकि वो प्लेयर जो PSL छोड़ के IPL जाते हैं उनको भी वापस यहाँ लाया जाए। और इस लीग को जब हम ज़्यादा पैसा देंगे तो बड़े प्लेयर भी आएंगे और इस प्लेयर्स के आने से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी, मुकाबला अच्छा होगा और फिर लीग भी नंबर 1 बनेगी। बहरहाल जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जिस तरह हमने पिछले 10 साल पूरे किए, अब ये नया 10 साल 8 टीम्स के साथ जा रहे हैं, यकीनन ये बगैर क्राउड के जो इसका आगाज़ है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप IPL भरे स्टेडियम में हो रहे हैं और हम खाली स्टेडियम में, तो कुछ ये तो थोड़े सेटबैक ज़रूर हैं जो ज़ाहिर फोर्स किया है
हालात ने पीसीबी को इन फैसलों के हवाले से, लेकिन हम इसको अभी ये कह दें कि हम बिल्कुल आप बचा फरमा रहे हैं, लेकिन जहां बात की जाती है ना कंट्रोवर्सीज की, तो उसमें तो मेरे ख्याल है कि आईपीएल नंबर 1 पर ही रहे। शाकिर अब्बासी साहब और मुश्तबा हसन मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड बाय द वे जाते जाते कल भी एक इंपॉर्टेंट मैच है, मुल्तान वर्सेस पिंडीज, और रिजवान ने एक अनवांटेड रिकॉर्ड बना लिया है क्योंकि लास्ट पीएसएल के 14 मैचेस में सिर्फ 13 हारे हैं और एक ही जीत पाए हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाजत, कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।